जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हुआ हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे और आज का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए सभी लोग तैयार होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 18 था, यहाँ 19 की जगह जो 18 था, उस प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा कि कई बच्चों का कमेंट था कि सर 18 नंबर क्वेश्चन के बाद जो है यहाँ पे जो है सो सॉल्यूशन उसका नहीं जो है सो दिख पाया, उन लोगों को बीच में कट गया था। तो उसे मैं बीच में लेकर के आऊँ। जो क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने बता दिया था, 19 जो है सो नहीं बताया था, तो 19 को मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ और उसके बाद 20, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका आंसर समझिए। कहता है 10 लड़के जो हैं B1 से लेकर के B10 तक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो यह एक पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक, इसमें उत्तर की ओर मुँह करके 10 लड़के बैठे हुए हैं। चलिए, तो हमने उत्तर की ओर, ऊपर ऊपर जो है उत्तर होता है ना, तो ऊपर उत्तर होता है, तो हमने ऊपर जो है सो इन लोगों को क्या कर दिया, बिठा दिया ऊपर की ओर। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या कहता है आपसे, आपसे कहता है कि B9 के बाएं केवल 4 लड़के हैं। B9 जहाँ पे बैठा है उसके पीछे कितने लड़के हैं, केवल 4 लड़के हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, चलिए 10 लोग बैठे हुए हैं, 4 लड़के B9 के केवल हैं बाएं। तो इधर लेफ्ट मैं कर दे रहा हूँ, इधर राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो B9 के बाएं केवल 4 लड़के हैं, तो B9 यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, B9 मैं 1 2 3 कर दे रहा हूँ, तो 9 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो भाई B9 ही लिख देता हूँ। ठीक है, B9 के बाएं केवल कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। उसके बाद B6 B9 के दाएं चौथा है। B6 जो है B9 के दाएं चौथा है, मतलब इसके दाएं साइड से चौथा है। ठीक है, तो B6 को मैं यहाँ पर बिठा दूँ, B6 यहाँ बैठ जाएगा चौथा में। ठीक है, चलिए B6 जब यहाँ बैठ गया तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है B2 के बाएं कोई लड़का नहीं है। जो नहीं बोल रहा है उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो B2 के बाएं कोई लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ अगर B2 को बैठा दिया तो इसके बाएं तो कोई लड़का नहीं होगा, यानी इस कोर पर बैठ जाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद B5 B3 के तुरंत बाएं है। B5 जो है B3 के तुरंत बाएं है। अभी B5 का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। B4 B6 के दाएँ और B9 के बाएँ दूसरा नहीं है। B4 B6 के दाएं और B9 के बाएं दूसरा नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये भी हम लोग अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर क्या कहता है, B1 B7 के बाएं दूसरा है। B7 की भी चर्चा अभी नहीं हुई है, तो इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। दूसरा आगे कहता है B7 B2 के दाएं तीसरा है। चलो भाई यहाँ पे अब आ गया बात, ये रिलेशन जुड़ता है। B7 B2 के दाएं तीसरा है, तो दाएं B7 जो है यहाँ तीसरा नंबर में, थर्ड नंबर में ये हो जाएगा, और थर्ड में यहाँ पर B7 हो जाएगा। चलो B7 जो है B2 के दाएं से तीसरा है। अब एक स्टेप बैक जाएंगे तो तुरंत आपको दिखेगा कि B1 B7 के बाएं दूसरा है। B1 जो है B7 के बाएं दूसरा है, दूसरा में, यानी B1 यहाँ बैठ जाएगा। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। B7 B2 के दाएं तीसरा ये हो गया है। B5 के दाएं केवल 2 लड़के हैं। B5 के दाएं केवल 2 लड़के हैं। ठीक है, रुक जाएंगे, इसको भी अभी नहीं हुआ है तो आगे। यदि B5 B6 के तुरंत बाएं है, B5 B6 के तुरंत बाएं है। चलो B5 B6 के तुरंत बाएं है, यहाँ बैठा दिया हमने। अब बैक ऑफ फिर से, अभी जो बचा हुआ उसको भरना है ना। चलिए तो आगे बैक आते हैं फिर। अब यहाँ B5 के पास, B5 B3 के तुरंत दाएं है। B5 जो है B3 के तुरंत दाएं है, मतलब B3 यहाँ बैठा होगा। ठीक है, चलिए तो तुरंत दाएं हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा हो गया आगे। अब आगे क्या बोलता है, B4 B6 के दाएं और B9 के बाएं दूसरा नहीं है। चलो तो इस नहीं बोला है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब हम लोग सवाल की ओर आ जाते हैं। सवाल कहता है यदि B5 B6 के तुरंत बाएं है तो B10 और B8 के बीच कितने लड़के बैठे हैं। यानी यहाँ B10 बैठा होगा और यहाँ B8 बैठा होगा। ठीक है, किधर है, तो B8 और B10 के बीच कितने लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने लड़के बैठे हैं,
6 लड़के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन था इसको भी देख लीजिए आप। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू ये बहुत ही आसान है। इसमें कहता है कि 3 के बाद 14 और 14 के बाद 29, 38 ऐसे 51, जैसे करते जा रहा है वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशन बनाते हैं, इस स्टेप से न लगे इस स्टेप के पास, तो डायरेक्ट हम 3 से 29 की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम 29 माइनस 3 करते हैं, 29 माइनस हमने क्या किया 3 किया, तो हमारे पास क्या आ गया 29 माइनस 3 हमने किया तो आ गया 26। उसी तरह से फिर हम यहाँ से कहाँ रिलेशन देखेंगे, 51 से 29 की ओर देखेंगे। तो 51 से मैं 29 में को माइनस कर देता हूँ 51 में से, तो आपका क्या आ जाता है 22 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या 69 से 51 की ओर जाते हैं, तो अगर हम 69 में से माइनस करते हैं 51 तो आपका क्या आ जाता है 18 आ जाता है। मतलब आपको रिलेशन दिख गया होगा, यहीं पर पता चल गया कि कितना कितना का माइनस हो रहा है, -4 का हो रहा है। कितना का माइनस हो रहा है 4 का माइनस हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाए, फिर आगे हम और को घटा के देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ शुरू करते हैं 38 से 14 को। तो 38 से अगर हम 14 को माइनस कर दें, 38 में अगर 14 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, दिख रहा है। फिर से हम करते हैं आगे। तो यहाँ वाला ना होगा रिलेशन इसके साथ, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ 18 था ना 18, तो माइनस कर यहाँ, अब अगले बार में देखते हैं फिर 38 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 58 से में से 38 घटाएंगे। 58 में से 38 घटाओ, 58 में से 38 जैसे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर 58 में से 38 घटा दिए। अब आपके पास यहाँ देखने को मिलेगा कि 20 यहाँ हो रहा था तो -4 हो रहा था। अब फिर 20 में से -4 करेंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा, यानी यहाँ 16 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर 58 में अगर 16 को हम ऐड कर देंगे तो ये बीच वाला जगह वाला यहाँ जो बीच में आने वाला था ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं 58 में 16 ऐड कर देते हैं, 58 + 16 तो क्या आ जाएगा आपका 4 इधर 5 1 6 1 7 74 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था आज का बाबू जो आप लोगों ने देखा पिछले क्लास में हमने जो बताया था। अब आपको आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आज लगाना है, तो सभी लोग एकदम मस्त होकर के तैयार हो जाइए एकदम, और इस जोश जुनून के साथ लगाना है कि 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे, आपके पास इसके लिए 10 सेकेंड का समय है। सोचिए, लॉजिक बिठाइए और जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। बताइए ज़रा जल्दी जल्दी सभी लोग क्या हो जाएगा। कहता है यदि 8 को 81 लिखा जाता है तो 64 को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको बताना है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर लिखा जाएगा वो बताना है आपको। फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं कुछ बताता हूँ, हिंट करता हूँ। देखिए अगर 8 को 81 लिखा है तो कैसे लिखा है पहले इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो 8 को 81 कैसे लिखा, अगर 8 का क्यूब कर दिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा ना, नहीं। चलिए ऐसा करते हैं हम कुछ, सोचिए। देखिए क्या करते हैं कि ये जो 8 है ना, इस 8 का अंडर रूट कर दो और इसका क्यूब भी कर दो। ठीक है, मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और +1 कर दो और ऊपर में पावर 4 चढ़ा दो। अब देखो एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 का क्यूब क्या आ जाएगा बाबू, 2 होता है 8 का क्यूब। ठीक है, अब +1 हम कर देंगे यहाँ पर और इसके पावर में क्या कर देंगे 4 कर देंगे। 4 चल रहा है तो हमने 4 माना है, तो ये हमने अपने से माना है। ये सब हमने काम क्रिया जितना भी किया है सब अपने से किया है। इसके लिए कोई भी ये नहीं है कि मतलब आप पाबंदी नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग में है, आप जो लॉजिक सही बैठ रहा है उसको आप बिठा सकते हैं। अब देखो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 का पावर 4 जो होता है वो बराबर होता है 81 के। देख लो नहीं है तो गुना करके 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 और 27 तिया क्या होता है 81। ठीक है, चलिए तो ये लॉजिक तो लग गया हमारा। अब हम लॉजिक जो है सो लगाते हैं दूसरे पर 64 पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का।
64 को अगर मैं वैसा ही करूँ कि 64 को अंडर रूट में ले लूँ और यहाँ क्यूब चढ़ा करके ब्रैकेट लगा दूँ और +1 करके मैं पावर 4 कर दूँ, सेम वही हमने काम किया है। तो 64 को जैसे ही हम निकालेंगे तो 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, +1 कर देंगे और इसका पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। अब देखिए तो 4 अब एक कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 5 का पावर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, यानी कि आप इसको कितना लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 50 25। ठीक है, और 50 25, 25 में 25 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 625 के, कितना आ जाएगा 625। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही था पहला क्वेश्चन जिसको आप लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए, फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कीजिए, बताइए क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ किया नहीं है। इसका क्या कर दिया कि अपोजिट लिख दिया। ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स और डी का अपोजिट डब्ल्यू। उसी तरह से ई का अपोजिट क्या होता है फटाफट बताते चलो। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका जो है भी हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है। जी का अपोजिट क्या होता है यानी उल्टा क्या होता है टी होता है। और एच का उल्टा क्या होता है एस होता है। तो भी यू टी एस जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें से आपको विषम अक्षर छांटना है, विषम शब्द जो लिखा हुआ है। विषम शब्द क्या है, वर्ग, त्रिभुज, समलंब और घन। इन 4 में ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है ये आपको बताना है। 3 एक जैसे होंगे और एक उससे अलग होगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे। देखिए बहुत ही आसान है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है वर्ग है, त्रिभुज है, समलंब है। इसमें सब जो है सो क्या है एक आप कह सकते हैं कि आकृति का नाम है। क्या नाम है, ये आकृति है बाबू। ये तीनों क्या है एक आकृति है। ठीक है, जबकि घन जो होता है ये क्यूब किसी का आप डिनोटर होता है। जैसे मान लीजिए 8 का हमको क्यूब लिखना है तो ऐसे करके डिनोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये घन हो गया। ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए जरा। इसमें भी आपको अलग बताना है कौन सा किससे अलग है। इसको आप 5 सेकंड के अंदर में करके दिखाएंगे। इतना फास्ट आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 5 सेकंड मैं काउंट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं कुछ बता दूं आपको। देखिए कुछ किया नहीं है, आप अगर ध्यान से देखो सबसे नीचे से मिलाते चलते हैं। भी के बाद क्या होता है डब्लू और डब्लू के बाद एक्स, उसके बाद डायरेक्ट वाई। भी के बाद क्या होता है डब्लू, भी के बाद क्या हुआ डब्लू और डब्लू के जस्ट बगल में यहाँ क्या है बाबू एक्स, और एक्स के बाद तुरंत यहाँ क्या आ गया वाई। उसी तरह से बी के बाद सी और सी के बाद क्या होता है डी, एक छोड़ा है और आगे जोड़ करके एक मतलब +2 किया दिया है यहाँ, और +2 1 करने के बाद +1 कर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से एफ के बाद क्या होता है जी और जी के बाद होता है एच और एच के बाद तुरंत आई, एन के बाद तुरंत ओ कर दिया है, यानी यही अलग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा ज़रा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है। इसको भी आप 5 सेकंड में कर सकते हैं, इतना आसान सवाल है। बस आप जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखिए बाबू इसमें कुछ किया नहीं है। इसमें क्या किया है कि 3 के बाद क्या ऐड किया दिया है 5 ऐड कर दिया है, और इस 8 में कितना ऐड कर दिया +2, फिर से 5 प्लस फिर से 5 +2, यानी +5 और +2 चल रहा है। ठीक है, +2 फिर से क्या कर रहा हुआ है यहाँ पे
+5 किया है और फिर यहाँ क्या किया +2, तो फिर क्या करेगा +5 करेगा, यानी 24 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। चलो यानी ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 29 में अगर +2 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी लोग, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप आंसर करें फटाफट, सभी लोग बताएंगे। बताइए। देखो कुछ किया नहीं है, जस्ट उसका उल्टा अपोजिट करते चला गया है, ठीक है। अपोजिट कैसे करते चला गया है तो आप देखने को मिल रहा होगा, ए का उल्टा क्या होता है जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, उसी तरह से जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यदि ए का अर्थ जोड़ना है, एम का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भाग है और जी का अर्थ क्या दिया हुआ है भाई, जी का अर्थ है से अधिक, अच्छा से अधिक है ना, मतलब जिस जो संख्या है उससे अधिक, और एल का अर्थ है कम, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तार्किक रूप से सही है, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। तो कुछ ऐसा किया है कि यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ पहले, उसके बाद आपसे क्या कहा, उसके बाद कहता है कि यदि ए का अर्थ क्या है जोड़ना है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, चलो मैं कोई ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे मैं बी पॉजिटिव मेरा ब्लड है, ठीक है, तो मैं बी को ऑप्शन को हमेशा चुनता हूँ, तो आज भी मैं बी को चुन रहा हूँ। देखो 18 यहाँ है, मैं बी को चुन करके मैं बना रहा हूँ, आप जिसको बना सकते हैं जो मान करके। तो कहता है डी का अर्थ क्या है भागा है, यहाँ लिखा हुआ है, तो डी यहाँ है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या बैठा देता हूँ भाग बिठा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 9 यहाँ हो जाएगा, फिर ए का अर्थ क्या है जोड़ना है तो प्लस मैं कर दे रहा हूँ, उसी तरह से 6 मैं लिख देता हूँ। फिर एल का अर्थ क्या बोला है, एल का अर्थ से कम, मतलब जितना लिखा हुआ उससे कम, जितना लिखा हुआ उससे कम, ठीक है, उससे कम मतलब ये कम है, सॉरी उससे से कम, ठीक है। फिर आगे फिर क्या कहता है 8, उसको तो 8 हमने कर दिया यहाँ पर। फिर क्या कहा ए का अर्थ फिर क्या है जोड़ना, प्लस हमने कर दिया, ठीक है। और फिर हमने कर दिया 6। एम का अर्थ क्या है भाई, तो एम का अर्थ है गुना, तो मैंने यहाँ गुना कर दिया, ठीक है, और 2 लिख दिया। अब बस हो गया आंसर। देख लो 9 से काट देंगे 2 बार में चला जाएगा, और 2 + 6 करेंगे तो आ जाएगा 8, अब इससे कम आना चाहिए। अब यहाँ गुना करो 6 दूनी 12, और 12 में 8 जोड़ देंगे, 8 + 12, 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20। क्या ये सही है, यानी 20 से ये कम है, यस कम है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए ज़रा, कथन और निष्कर्ष वाला है, फटाफट सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। कहता है सभी सांप मछलियाँ हैं, फटाफट सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। कुछ समय आपको मिलता है 5 सेकंड से 10 सेकंड के लिए, जल्दी जल्दी सभी लोग सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए अब मैं कुछ हिंट करूं, वेरी गुड, जो जो आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। कथन कहता है सभी सांप मछलियां हैं, मतलब मैं पहले सांप को बनाता हूं स्नेक, ये सभी क्या हो गए मछली हो गए, यानी फिश बन गए। चलो भाई ठीक है, सभी मगर सांप हैं, जितना भी मगरमच्छ है वो सब क्या है सांप के अंतर्गत आता है, जो जितना भी मगरमच्छ है वो किसके अंतर्गत आता है सांप के अंतर्गत है। सभी मगरमच्छ क्या है सांप है, क्रोकोडाइल होता है ना मगरमच्छ का, तो सी में अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो स्नेक के अंदर सी आ गए। अब निष्कर्ष कहता है सभी मगर मछलियाँ हैं, क्या सभी मगरमच्छ मछलियाँ हैं, दिख रहा है आपको, क्या सभी मगरमच्छ मछलियाँ हैं, तो मछली के अंतर्गत ये आ रहा है ना अंदर में, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही बोला। चलो भाई ठीक है। फिर कहता है सभी सांप मगर हैं, क्या सभी सांप मगरमच्छ हैं, नहीं,
सभी मगरमच्छ सांप हैं लेकिन सभी सांप मगरमच्छ नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही होता है, इसलिए केवल निष्कर्ष एक को ही फॉलो करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष से है, इसमें भी आपको बताना है क्या होगा आंसर। कहता है माया स्वाति से तेज दौड़ती है, ठीक है भाई। दूसरा कहता है कथन लिली माया से तेज दौड़ती है, चलो ये भी मान लिया हमने। तीसरा कथन कहता है स्वामी लिली से तेज दौड़ती है, ठीक है। चलो ऐसा क्या है, अब आपसे कहता है यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या होगा। चलो अब हमें क्वेश्चन फिर से रिपीट करना होगा इस मामले में। तो माया स्वाति से तेज दौड़ती है, बताओ तो जरा फटाफट सभी लोग बताओ आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं फिर बताऊँ। माया स्वाति से क्या होती है, तेज दौड़ती है। तो माया स्वाति से तेज दौड़ती है, चलो एक तो हो गया यहाँ पर। माया जो है वो तेज दौड़ रही, किससे, स्वाति से, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, बड़ा मान लिया हमने इधर। लिली माया से तेज दौड़ती है, लिली जो है वो किससे तेज दौड़ रही है, माया से, चलो लिली बड़ा हो गई फिर। तो फिर कहता है स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, स्वाति लिली से तेज दौड़ती है, नहीं गलत है, क्योंकि स्वाति तो यहाँ पर है, ठीक है। तो स्वाति तो कम दौड़ रही है ना, लिली सबसे ज़्यादा दौड़ रही है, ठीक है। तो लिली से तो ये कम जड़ दौड़ रही है स्वाति, और यहाँ पे क्या क्या स्वाति लिली से तेज दौड़ रही है, तो वही कहता है पहले दो कथन सत्य हैं, सही बात है, सत्य है, ये भी सही है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कहता है निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये त्रिभुज जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। फिर क्या कहता है वृत्त शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त यानी गोला, ये जो है सो शहरी लोग मतलब सिटीज़ के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उन लोगों को प्रेजेंट करता है। और वर्ग शिक्षित लोगों को, यानी वर्ग जो है वो एजुकेटेड है, ठीक है। अब आपसे बोलता है तो कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षित महिलाओं का। तो देखो भाई शिक्षित तो वर्ग हो गया और महिला ये हो गई, तो शिक्षित और महिला के बीच में जो भी आएगा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, यहाँ 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए, प्रश्न आकृति वाला, बहुत ही आसान है, फटाफट सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करती है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये कौन सा प्रश्न आकृति को यहाँ फुलफिल करेगा पूरी तरह से, ठीक है, वो बताना है आपको, यहाँ पर फुलफिल कौन सा करेगा, बताइए फटाफट सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई देखो, ए और डी तो नहीं होगा, सॉरी एक सेकेंड, ए और सी तो नहीं होगा, जब भी होगा तो नीचे वाला झुकाव वाला ही हो सकता है। अब बी और डी में देख लो, बी और डी में जैसे ही तुम देखोगे तो तुम्हारा यहाँ देखने को मिलेगा कि आपके पास यहाँ पर तीर जैसा नहीं बना हुआ है, यहाँ पर जो है वो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे शेप बना हुआ है इधर का, और इसमें ला करके ऐसे मिला हुआ है ना, इधर से भी ऐसे मिला हुआ है, जबकि यहाँ एरो बना दिया है, तो एरो वाला तो ऐसे भी नहीं हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। कहता है निम्नलिखित में से उस आकृति में निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस एक आकृति को चुनिए जिसमें दी गई प्रश्न आकृति निहित है, बताइए कौन सा प्रश्न आकृति निहित है भाई, फटाफट सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कहता है कि ये जो आकृति दिया हुआ है ना बाबू ऐसे, तो इस भाग से कौन सा आकृति को बनाया गया है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको अगर आप एक सेकेंड के लिए इस तरह से मान लें कि यहाँ पे मैं ऐसा कर दूँ, यह ऐसे ऐसे गोला कर दूँ, है ना, और यहाँ पर ऐसे कर दूँ, तो यहाँ पर एक बन गया इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से बन गया कि नहीं बन गया, यानी इस तरह का आकृति कौन सा में,
तो आपको देखने को, इसी को आप पलट दीजिएगा, इसी को तो ऐसे ऐसे दिख जाएगा और ऐसे गोल बना दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़िए। आज आकृति वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, आज आकृति वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो बताइए इसका आंसर बताइए। प्रश्न आकृति में बोलता है कि लुप्त आकृति चुनिए, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन में से बताना है, ABCD में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा, बताइए ज़रा फटाफट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। चलिए अब मैं कुछ हिंट करूँ, ठीक है, अब मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आकृति है, पहले जो ये आपका नीचे का ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा था, वो क्या हो गया, पलट करके, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूम करके, और ये इस तरह से आके यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ये वाला जो रेक्टेंगल है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऊपर आने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ऊपर आने के बाद फिर ये भी उसी तरह से घूमेगा भाई, ये भी वैसा ही रेक्टेंगुलर घूम जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका त्रिभुज और इधर आ जाएगा गोला। ऑप्शन नंबर सी में इस तरह से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण की तरह से ये अगला को हल करके बताना है, सॉल्व करके बताना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी लोग फटाफट बताइए। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, बहुत ही आसान है। देखो कुछ नहीं किया बाबू, ये जो फर्स्ट है वो लास्ट में लिखते चला गया है, 2 को लास्ट में लिख दिया, 8 लास्ट, फिर सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और ये फर्स्ट में। उसी तरह से हम यहाँ करते हैं, पहले हम क्या लिख देंगे, ये लास्ट वाला यहाँ लिख देंगे, यानी 8 लिख दिया हमने, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। तो 7 4 6 8 जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चलो ये तो लुप्त संख्या वाला है, तो ये तो आप कर लोगे, बहुत ही आसान है, 6 3 9 8 4 12 ऐसे ही करके। तो ये तो आप होमवर्क में करके आओगे, मतलब होमवर्क क्या अभी करके बता दूँ, होमवर्क में भी ऐसे रख रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं आगे बता दूँगा, इसमें समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्टेन, किसी कोड भाषा में सर्टेन को XVIGZRM के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में क्लाइमेट को किस तरह लिखा जाएगा? किसी सर्टेन भाषा में इसको इस तरह लिखा जा रहा है, तो क्लाइमेट को किस तरह लिखा जाएगा आपको बताना है। जल्दी जल्दी बता दीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, फटाफट सभी लोग आंसर कर दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिर मैं आप लोग को बताऊं। चलिए देखिए मैं हिंट करता हूँ, कुछ किया नहीं है मेरे भाई, बस उल्टा लिख दिया, अपोजिट लिख दिया है ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। C का उल्टा क्या होता है, X, उसी तरह से E का उल्टा क्या होता है, V, R का उल्टा क्या होता है, I, T का उल्टा क्या होता है, G, उसी तरह से A का Z, I का R और M का N। बस कर दिया काम, खेला ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का ख़त्म, बहुत ही आसान है। C का उल्टा क्या अभी हमने बताया, X। ठीक है, उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो L का उल्टा क्या होता है, O। ठीक है, उसी तरह से XO, ऑप्शन नंबर B तो नहीं होगा। ठीक है, I का उल्टा क्या होता है, R, ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा। उसके बाद M का उल्टा क्या होता है, N। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, A का उल्टा क्या होता है, Z, और T का उल्टा क्या होता है, तो T का उल्टा होता है आपका G। ठीक है, जबकि यहाँ दिया है V, तो ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा, A भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसका आंसर बताइए। फॉर्चून को अगर 6521 347 लिखा जाता है तो प्रे को क्या लिखा जाएगा, बताइए। फॉर्चून को अगर ये लिखा जा रहा है तो सॉरी प्रे को ये लिखा जाता है, तो उसी तरह से नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही आसान है, बताइए ज़रा फटाफट। चलिए
देखिए बहुत ही आसान है। अगर एफ मैं ऐसा कर दूँ कि जो लिखा हुआ वही मान लूँ, एफ को 6 लिखा गया है, ओ को 5 लिखा गया है, ठीक है, आर को 2 लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरह से टी को 1 लिखा हुआ है ना, और यू को जो है वो आपका 3 लिखा हुआ है, उसी तरह से एन को 4 लिखा हुआ है, एन को 4 लिखा हुआ है, उसी तरह से आपका E7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से प्रे को भी इस तरह लिख दिया गया है। तो आपको बताना नेपच्यून को क्या लिखा जाएगा, बस हम लोग उसी तरह से बैठा लेंगे। बताइए, देखिएगा, अगर एन को यहाँ पर क्या लिखा गया था, बताइए, एन को 4 लिखा गया, तो एन को हम भी यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। ई को यहाँ पर क्या लिखा गया बाबू, तो यू की 7 लिखा गया, तो हम भी यहाँ क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, यानी 4 7 आ गया, ठीक है। उसी तरह से पी को क्या लिखा गया है, तो पी को यहाँ पर दिख रहे होंगे 8 लिखा गया है, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला, टी, तो टी को क्या लिखा गया है, तो टी को आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ हम टी को 1 लिखे हैं, टी को क्या लिखा गया, 1 लिखा गया, तो हम भी 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 7 8 1, यानी अभी तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर टी के बाद क्या लिखा हुआ, यू, और यू को क्या लिखा गया है, तो यू को यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ ऊपर दिख रहा है आप लोग को, यू को 3 लिखा गया है, 3 हमने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, एन, एन को क्या लिखा हमने अभी, 4 लिखा, तो 4 हम लिख देते हैं, और उसके बाद लास्ट में ई, और ई को लिखा गया है 7। तो बताइए 4 7 8 1 3 4 7, 4 7 8 1 3 4 7, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए ज़रा फटाफट। यदि मार्केट को IEONC भी लिखा जाता है तो थर्मो को क्या लिखा जाएगा, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। फटाफट सभी लोग बताएंगे। देखिए, तो कुछ किया नहीं है मेरे भाई, कुछ ABCD वाला कुछ खेला खेला है ना। ABCD का क्या कर दिया, खेल खेल दिया। कैसे खेल खेला है, देखो ज़रा, M का उल्टा क्या होता है, N। तो ऐसा ना करके हम कुछ ऐसा करते हैं कि M को अगर I लिखा गया है, तो M को I लिखा है मतलब M में कितना माइनस किया है, तो M में जो है वो M होता है 13 पर और I होता है 9 पर, है ना। तो 4 जो है सो माइनस किया है, कितना माइनस किया है, पहला में 4 माइनस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद A से E गया है, तो A से E गया है तो क्या कर दिया है, इसमें 4 प्लस कर दिया है, +4 कर दिया है। चलो R से O आ जाओ, R से फिर कहाँ चला गया, O आ गया है, तो R से O गया तो कितना माइनस कर दिया, 3 माइनस किया है। चलो ठीक है भाई। फिर उसके बाद R से O गया तो 3 माइनस, अगर K से N जाते हैं तो K से N जाने में आपका कितना प्लस किया है, +4 किया है, क्योंकि K आपका 11 पर होता है और N 14 पर होता है, तो कितना कर दिया है, +3 किया है, 4 नहीं +3। उसी तरह से E से अगर C गया है तो E से C जाने में क्या किया है, -2 किया है। उसी तरह से T से भी जा कर के +2 कर दिया है। बस कॉन्सेप्ट समझ आएगा। पहले -4 +4 करेगा, फिर -3 +3 करेगा, फिर -2 +4 करेगा, बात खत्म। चलो भाई, तो यहाँ भी कर देता हूँ मैं। टी को देखता हूँ, तो टी को क्या करेंगे, -4 करेंगे, तो टी को जैसे -4 करेंगे तो T 20 पर होता है, और -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 पर क्या होता है, P होता है। तो ऑप्शन नंबर B और C तो नहीं होगा भाई, ठीक है। चलो P आ गया पहला मेरा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, यानी H में +4 करेंगे तो H होता है 8 पर, और अगर +4 कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा L, यानी L होता है 12 पर, ठीक है, PL हो गया। उसके बाद अगला E में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। जैसे हम E में -3 करेंगे तो E होता है 5 पर, और -3 जैसे ही हम करते हैं तो आ जाता है ये B पर, यानी B होता है 2 पर, ठीक है। 5 में से 3 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2, और 2 पर क्या होता है, B। तो PLB ऑप्शन नंबर डी में है, ए में भी नहीं है, PLD है, इसलिए ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का।
इस सवाल का सेकेंड लास्ट है। इसमें कहता है कि 8 मंजिलें हैं, ठीक है, जिसमें एक सबसे निचली मंजिल 1 के तुरंत ऊपर 2 मंजिल, मंजिल 2 के बाद तुरंत ऊपर 3 मंजिल, ऐसे ही करते करते 8 मंजिल है, ठीक है। अब उसमें 8 लड़के जो है सो बैठते हैं, B1 B2 B3 ऐसे करते करते B8 तक इन मंजिलों में रहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि कोई भी एक जैसी मंजिल पर नहीं रहता है, ये बात कह चुका है। तो अब कहता है B2 सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। मतलब पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक मंजिल बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करा कि ऐसे हमने 8 मंजिल बना लिया है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2 2 4 2 6 2 8, चलो 8 हमने बना लिया। अब इसमें 8 मंजिल में हम लोग देखते हैं कि कौन कैसे बैठता है। कहता है B2 सम संख्या वाली इस मंजिल पर रहता है। मतलब या तो B2 यहाँ हो सकता है, या तो B2 यहाँ हो सकता है ना, या तो B2 कहाँ हो सकता है, मतलब B2 2 4 6 और 8, B2 कहाँ कहाँ हो सकता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। B2 कहाँ हो सकता है, 2 4 6 और 8, इन्हीं मंजिल पर रह सकता है। चलो भाई, उसके बाद फिर क्या कहता है, B1 और B5 के बीच केवल B4 रहता है। B1 और B5 के बीच कौन रहता है, केवल B4 रहता है। तो B1 यहाँ है और इसके बीच में कौन रहता है, B4 रहता है, B1 और B5 के बीच। चलो ठीक है, यहाँ भी हमने कर दिया। फिर क्या कहता है, फिर कहता है B8 सबसे निचली मंजिल में रहता है। चलो अब क्लियर किया है, तो मैं यहाँ B8 को बिठा देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़िए, B8 सबसे निचला पर आ गया। उसके बाद B1 B5 को ऊपरी वाली मंजिल में रहता है। B1 B5 के ऊपरी वाली मंजिल में रहता है, ठीक है। B1 जो है वो B5 के ऊपर वाले मंजिल में रहता है, ठीक है। चलो B1 जो है B5 के ऊपर वाला मंजिल में रहता है। आगे बढ़ते हैं, अभी जिक्र नहीं किया है। उसके बाद B4 विषम संख्या वाली मंजिल में रहता है। यानी B4 जब भी रहेगा तो या तो 1 पर रहेगा, या 3 पर रहेगा, या 5 पर रहेगा, या 7 पर रहेगा, ठीक है। क्लियर कर दिया, B4 को क्लियर कर दिया ये बात। तो जब B4 को क्लियर कर दिया है तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। अच्छा रुको, आगे बढ़ते हैं। फिर पहले B2 B3 और B6 B7 से नीचे वाली मंजिल में नहीं रहते हैं। B2 और B3 जो है, B2 B3 और B6 B7 से, B2 और B3 जो है B6 और B7 से नीचे वाली मंजिल में नहीं रहते हैं। मतलब जब भी रहेगा तो B2 और B3 ऊपर रहेगा। B2 B6 के तुरंत ऊपर वाली मंजिल में रहता है। B2 B6 के तुरंत ऊपर वाले मंजिल में रहता है, ठीक है। यदि B3 5वीं मंजिल में रहता है, 5वीं मंजिल को पहले गिनो, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, B कौन रह रहा है, B3 यहाँ 5वां पर रह रहा है। सॉरी, B3 जो है वो कहाँ रह रहा है, 5वां पर रह रहा है। तो दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान तर्क का पालन करते हैं। कौन कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस तर्क का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो अब फिर से बैक आते हैं, अब हम लोग करना शुरू करते हैं। देखो भाई, एक तो पता चल गया हमें कि B1 और B5 के बीच कौन बैठा है, B4 बैठा है। और B4 में ये भी कहा है कि जब भी बैठेगा तो विषम संख्या वाला पर बैठेगा, ठीक है। तो विषम संख्या वाला पर बैठेगा तो B1 और B5 के बीच हम लोग बिठाते हैं। तो B1 और B5 के बीच जैसे ही हम बिठाएंगे तो कहाँ बिठा सकते हैं इसको, विषम संख्या वाला पर, ये आपको बताना है। तो ऐसा करो कि B4 को बिठाओ कहाँ पर भाई, 1 3 5 या 7, 1 2 3 5 7। तो यहाँ अगर 7 पर बिठा दिया जाए तो B5 के और B1 के बीच तो आएगा नहीं। तो ऐसा मैं करता हूँ कि 3 में बिठा दो। 3 पे किसको बिठाओ, 3 या 5 पर किसको बिठाओ, B4 को बिठा दो। चलो मैं 5 पे बिठाता हूँ B4 को। और किसके किसके बीच है, चूँकि ये B1 और B5 के बीच, तो B1 और B5 के बीच, एक सेकेंड गलत हुआ है यहाँ पे, गलती कहाँ हुआ है सो देखिए। कहता है यदि B3 5वीं मंजिल में रहता है, तो 5वीं अगर इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5, तो 5वीं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 5वीं यानी B3 को यहाँ बैठा दे रहा हूँ, ठीक है।
अब हम लोग B1 B4 को करते हैं कंप्लीट। अब देखो बाबू, अब अगर एक फर्स्ट पर मैं B1 को बिठाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पर B1 को, या सेकेंड में मैं B1 को बिठाता हूँ, ठीक है, सेकेंड में मैंने किसको भी बिठाया, B1 को, और चूंकि कहा है B4 जो है सो विषम संख्या वाले मंजिल पर बैठेगा, तो B4 को हम यहाँ बिठा सकते हैं और उसके नीचे तुरंत B5 बिठा देंगे। चलो हो गया, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, फिर क्या कहता है, B2 जो है ना उस सम संख्या वाला पर ही बैठेगा, मतलब एक तो सम संख्या है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 नंबर, यानी यहाँ पर जो है सो विषम संख्या है, यानी इस जगह पर कौन बैठ जाएगा आपका, तो कौन बैठ जाएगा बताओ जरा, B2 बैठ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ 6ठा नंबर पे B2 को। अब एक जो बचा है उस पर कौन बैठ जाएगा, जो एक बचा है B6 बचा है वही बैठ जाएगा, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, B6। चलो क्लियर है। अब आपके साथ कहता है कि तब इन निम्न में से कौन सा विकल्प इस तर्क का पालन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, B6 B5 और B6 क्या एक सीक्वेंस में बैठे हैं, नहीं ये नहीं बैठे हैं, ठीक है। B1 और B3, B1 और B3 एक सीक्वेंस में है, नहीं ये भी नहीं है। B3 और B7, B3 और B7, एक सेकेंड, लेकिन ऊपर वाला खाली हमारा रह गया ना, तो हम B6 यहाँ कैसे बिठा सकते हैं, ऊपर वाला खाली रह गया है, ऊपर वाला क्या रह गया, खाली, एक ये खाली रहा और एक ये खाली रहा है। तो अभी थोड़ा सा और एक बार और क्लियर करो, एक बार और क्लियर क्या करोगे, B7 का चर्चा कहीं नहीं अभी तक हुआ है, तो अब आप देखिए B2 B3 यहाँ पर चर्चा है, देखो B2 B3 और B6 B7 से निचली वाले मंजिल में नहीं रहते हैं। B2 B3 जो है वो B6 B7 से निचली वाली मंजिल में नहीं रहते हैं, तो ऊपर वाला में रहेगा भाई। तो B2 और B3 कहाँ हो जाएगा, B2 और B3 कहाँ हो जाएगा, B6 1 2 3 4 5, B6 और B7 अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपसे कहता है B2 और B3 जो हैं वो B6 और B7 से निचली वाली मंजिल में नहीं रहते हैं, मतलब उससे नीचे नहीं है ये सब, ठीक है, B6 और B7 से। तो ऐसा मैं करूं कि B7 को यहाँ बिठा देता हूँ, ठीक है। तो B6 ऊपर बैठ जाएगा, एक जो बचेगा सो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, B6 बैठ जाएगा। अब उससे नीचे वाला मंजिल में नहीं रहता है, B7 से नीचे वाला मंजिल में नहीं रहता है, तो B7 से नीचे वाला मंजिल में है भी नहीं, सही है भाई, B2 और B3 ऊपर है। चलो तो ऊपर हो गया B2 B3 ऊपर हो गया ना। चलिए जब ऊपर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सीक्वेंस को देखते हैं। अब कहता है कि B5 और B6 इसके बीच B1 और B3, अच्छा दिए गए 4 विकल्पों में से 3 समान तर्क का पालन करते हैं। देखो तो B5 और B6 के बीच का अंतराल कितना है, B5 और B6 के बीच अगर आप अंतराल देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का अंतराल कितना का है, बीच में 2 का अंतराल है, 2 यहाँ पे गैप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है B1 और B3 यहाँ पर भी कितना का अंतराल हो रहा है, 2 का अंतराल हो रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो, B3 और B7 यहाँ पर 1 का अंतराल हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1 का अंतराल हो जा रहा है। और उसके बाद फिर आगे देखियो B8 और B4 इसमें ज़्यादा का अंतराल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 का ही अंतराल होना चाहिए था, यही रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा का अंतराल है, यहाँ पर जो है सो 2 का अंतराल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा का अंतराल हो जा रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए उम्मीद है ये सवाल समझ में आया, थोड़ा समय ज़्यादा लिया, टाइम टेकिंग है, ऐसे ही क्वेश्चन पे आपको जो है सो नॉर्मलाइजेशन मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 को बताइए ज़रा, समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, सॉरी उसके लिए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लिया, परंतु समझ में दिक्कत होगा नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कि हमें दिक्कत हुआ, मैं फिर से उसे बता दूंगा, या कल मैं फिर से उसको लेकर के आ जाऊँगा अगर दिक्कत हुआ होगा तो, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे फटाक से। कहता है 5 मेज हैं T1 से लेकर T5 तक, उसके एक के ऊपर 25 रखी है, ठीक है, 25 क्या रख दिया पता नहीं, अभी 25 रखा हुआ है इतना मान लीजिए। अब कहता है यही क्रम जरूरी नहीं है, कहता है T3 T4 के नीचे है, ठीक है, 5 मेज हैं, 1 2 3 4 5,
ठीक है। इसमें आपको कहता है T3 जो है वो T4 के नीचे है, ठीक है। T3 को मैं T4 के नीचे कर देता हूँ। चलो उसके बाद फिर कहता है T2 T3 के बीच केवल 5 T5 तुरंत नीचे है। T2 और T3 के बीच केवल T5 तुरंत नीचे है। अच्छा ऐसे कैसे कर दिया भाई। T2 और T3 के बीच, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। T2 और T3 के बीच केवल कौन है, T5। T5 के तुरंत नीचे कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए, कॉमा दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ यहाँ होना चाहिए, परंतु फिर से मैं देखता हूँ। T2 और T3 के बीच के वो क्या कहता है, T5 है। चलो और तुरंत नीचे है ये भी कहा है ना। अच्छा आगे बढ़ो। T3 ऊपर से दूसरे स्थान पर नहीं है। T3 जो है वो यहाँ पर नहीं बैठेगा, T3 यहाँ नहीं हो सकता है। फिर कहता है T5 और T3 के नीचे, T5 T3 के नीचे है। T5 जो है T3 के नीचे है। चलिए और दूसरे स्थान पर है नहीं, मान लीजिए यहाँ पर T3 है तो इसके जस्ट नीचे कौन है, T5 है, ठीक है, यहाँ कह दिया है। अब उसके बाद फिर क्या कहता है, T2 और T3 के बीच केवल T5 है। T2 और T3 के बीच केवल T5 है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी कहा है T3 के नीचे जस्ट कौन है, T5 है। तो मैं यहाँ T2 को ले लेता हूँ, इसके बीच में भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहा, T1 और T3 के बीच कौन सी इमेज रखी हुई है। T1 और T3 के बीच कौन सी इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो T1 और T3 के बीच अगर T1 यहाँ बैठे जाएगा तो ये बीच में कौन बच जाएगा, T4 ही तो बच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो ये क्लियर हो गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज का यही था प्रैक्टिस सेट। समय थोड़ा ज़्यादा लग गया और लेट भी हो गया क्लास में, तो उसके लिए सॉरी, परंतु कोई नहीं, आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आएगा क्वेश्चन। तो आज का होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन जो आपको कल कंप्लीट करके आना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से आप ज़रूर उम्मीद है कि कंप्लीट करके आएंगे। चलिए साथियों, मिलूंगा मैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। छठ महापर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल क्लास होगी, कल के बाद फिर परसों दिन क्लास बंद रहेगा, तो कल आप सभी लोग, उम्मीद है कि सब लोग आएंगे क्लास करने के लिए, ठीक है साथियों। मिलूंगा मैं फिर से, और उससे पहले आप लोगों को फीडबैक 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप ज़रूर बता देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, अपने साथियों में शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है साथियों। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।